गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। आज से 1993 से लेकर 2023 तक का बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का एक सीरीज लाने वाला हूँ। इसके माध्यम से हम लोगों ने 17वीं बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस सीरीज का लाने का पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें से हमें दो चीज़ें कवर हो जाएगी। फर्स्ट कि हम माइंड, जो भी हमारा एग्जामिनर है उसका माइंड सेट कैसा है और कहाँ पे वो आंसर छिपा के रखता है और किस तरह से हमसे वो कराना चाहता है गलती। और दूसरा चीज़ कि आपको यह टॉपिक भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है। आप ज़्यादा इधर उधर भटक नहीं सकते हैं, बस आप सिंपल सा पढ़ाई कीजिए, टू द पॉइंट कीजिए और अच्छे से उसके क्या कहते हैं क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए। और इससे सीरीज से आपको यह भी पता चलेगा कि हमें कितना हमें पता है और हम क्या। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कुछ क्वेश्चन में आपको बेनिफिट मिलेगा, समझे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री से इसलिए भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं 150 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका वेटेज बहुत अधिक है। इसके बाद आप देखिएगा करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से फिर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से कई बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए और मैं क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह भी बताऊँगा कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में, जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे उसको टैकल कर सकते हैं। मेरा खुद का 67वीं बीपीएससी में 123 नंबर आया था। हो सकता है तो मैं आगे चल के आपको इसका मार्कशीट है वो मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ए अंजीरा से, बी दम सदात से, सी किलीगुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से। तो ई क्वेश्चन है। ई ऑप्शन यह होता है ना कि पहले क्या होता था कि बीपीएससी बहुत सारे गलतियां करती थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन हाई कोर्ट में चले जाते थे, इसीलिए वो ई एक विकल्प लाया। उस विकल्प का लाने के पीछे का ही कारण है कि हाई कोर्ट में कोई केस ना हो, तो इसीलिए। लेकिन अधिकांशतः अब देखेंगे कि ई से बहुत कम ही क्वेश्चन सही होते हैं। अगर ई में होगा आंसर तो मैं उसका भी नाम लूँगा, नहीं तो ABCD रखूँगा, क्योंकि अब बीपीएससी क्या की है, अब 4 ही ऑप्शन रख रही है, ABCD। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अब जानते हैं कि पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये हमारा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। आपको पता होना चाहिए जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान के क्षेत्रों में। मेहरगढ़ ऐसा जगह, यहाँ पे सिर्फ ना पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मिला, बल्कि पहली बार वहाँ पे मानव अधिवास का भी साक्ष्य मिला। सबसे पहले अगर मानव ने कहीं पे भी घर बनाए हैं, बसे हैं, तो कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ठीक, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक ना। ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग और डी लोह युग। तो देखिए कैल्कोलिथिक युग मतलब क्या होता है ना कि इसे उस युग को कहा जाता है जहाँ पे ताम्र का यूज किया जा रहा था। ताम्र और पाषाण का यूज को, जो ट्रांजिशन फेज होता है, उस ट्रांजिशन फेज के समय को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग। ठीक ना, तो इसका मतलब हो गया ताम्र पाषाण युग। अगर कभी कभी ये दे दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का इंडस वैली, जो इंडस वैली है, उस समय का टाइम को किस युग में कहा जाता है? उसको ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। और फिर अगर आ जाए तो कैल्कोलिथिक युग भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। तो जानते हैं कि अगर भारत में अगर देखा जाए तो जो हमें साक्ष्य मिला है, तो मानव का अधिवास का जो सबसे जीवाश्म का साक्ष्य 1 लाख साल पुराना प्राप्त होता है। और ये हमें प्राप्त होता है नर्मदा नदी के पास से। कहाँ से प्राप्त होता है? नर्मदा नदी घाटी से। ठीक, यहीं से हम लोगों को मानव का जीवाश्म का साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। ए छत्तीसगढ़,
बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। तो ये तो एवरेज क्वेश्चन होता है। और जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन जो भी बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसमें से करीब 70 से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं मॉडरेट टाइप का, 30 से 40 क्वेश्चन। उसके बाद बाकी जो बच गए 30 क्वेश्चन वो हो जाते हैं आपका टफ। तो आप ये सब इजी क्वेश्चन में भी आते हैं। तो 2009 में सीडीपीओ में पूछा गया था कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो सभी कोई जानते हैं कि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये भी जानते हैं कि भीमबेटका की जो गुफा है, कैब है, उसमें जो भित्ति चित्र बना गया वो भित्ति चित्र मध्य पाषाण काल का है। ये भी याद रखिएगा, कब है, मध्य पाषाण काल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? नालंदा में। ठीक है, तो ये कहाँ? बी नालंदा। 6 क्वेश्चन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, और डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो आप जानते हैं कि इसका ये कहाँ पे बना था, महाबोधि मंदिर। आपको ये भी पता है कि महाबोधि मंदिर 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में, 6ठी शताब्दी में ये बना था। और ये कहाँ पे बनाया गया था? ये वहीं पे बना था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ। बोध गया मतलब गया में। ठीक, ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब चलिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? देखिए सिंधु सभ्यता, ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल, और डी अध ऐतिहासिक काल। समझे? तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली है उसका क्या है कि किस युग में इसका जानते हैं? इसका हम लोग क्या है आंसर इसका, आप बताइए। इसका आंसर डी होगा। क्या? डी। देखिए अध ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में इसका जो भी ऐतिहासिक उसे कहते हैं जब जहाँ से हम लोग पढ़ने लिखने का साक्ष्य प्राप्त होता है, वहाँ से जिस इतिहास से, जिस एज से, जिस समय का से हमें वहाँ के लिपि के बारे में ज्ञान होता है और हम उसको पढ़ लेते, उसको डिकोड कर लेते, तो वहाँ से ऐतिहासिक कहलाता है। जैसे ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है वहाँ से हम लोग ऐतिहासिक मानते हैं। ठीक ना, वैदिक युग से। लेकिन उससे पहले का जो इंडस वैली है उसका में तो साक्ष्य मिला है, उसकी लिपि मिली है। लिपि तो उसका जानते हैं कि आप उसका लिपि चित्रात्मक लिपि है। ठीक ना, लेकिन हम लोग उस चित्र को डिकोड नहीं कर पा रहे लिपि को। जिस दिन अगर डिकोड हो जाएगा उस दिन अध ऐतिहासिक से हटके फिर इस इंडस वैली को हम लोग ऐतिहासिक काल में कर मतलब कि उसको उस श्रेणी में रखा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली मेहराब, सी पूजा स्थल, डी कला और वास्तुकला। ठीक ना, तो देखिए आप जानते हैं कि इंडस वैली का जो है उसका आपने वो देखे होंगे सारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कि उसकी जितनी भी भवनें बनी हुई थी ईंट के बनी हुई थी, उनकी हर क्या बोलते हैं रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही थी। और इसका जो नाली प्रणाली था वो सारे ढके हुए थे, बहुत अच्छे से बनाए गए थे। और इस सब के पीछे कारण क्या था कि पकी हुई ईंट से इनके सारे स्ट्रक्चर बने हुए थे, इसीलिए पकी हुई ईंट इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उस समय की। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ए लोथल, बी देसलपुर, सी सोहगोरा और डी कोट तीजी। तो अब जानते हैं कि मिनी हड़प्पा, तो मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ए सिंकदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़ और डी नागपट्टनम। तो अब बताइए कि हड़प्पा का बंदरगाह, और अब जानते हैं कि एक ही बंदरगाह मिला है क्योंकि हड़प्पा के समय का, और उसका एक नाव वहाँ पे चित्र भी मिला है कि लोथल के। तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल। आप ये बताइए कि लोथल किस राज्य में है और लोथल किस नदी के किनारे है? आप इसे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ए लोथल, बी डाबरकोट, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी।
तो अब जानते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में एक लोथल है, इम्पोर्टेंट है। एक बताइए, लोथल गुजरात में, एक और है जो गुजरात में पाया जाता है स्थल हड़प्पा कालीन, जो कि बहुत बड़ा है। वहाँ करीब उसके जो दुर्ग का निर्माण हुआ था नगर का, तो तीन तीन नगरों का वहाँ पे निर्माण हुआ था। वहीं पे सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम मिला था, कि जल संरक्षण का। वहाँ पे बड़े बड़े चिन्ह मिले हैं, स्मारक वगैरह। तो चलिए, उसका आप नाम बताइए कमेंट्स के माध्यम से। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ए बैल, बी घोड़ा, सी हाथी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जानते हैं 69वां बीपीएससी में 2023 में पूछा गया। तो अब निश्चित रूप से आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य है वो घोड़ा का पता नहीं चला कि उनके पास घोड़ा था, ठीक है, साक्ष्य नहीं मिला। निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? ए धोलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो जानते हैं टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है ना कि अगर कोई भी मिट्टी का बना हुआ बर्तन या मूर्ति या फिर खिलौना, उसको जब हम लोग आग में पका के उसके बाद रखते अपने पास, तो उसी को टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो अब बताइए मुझे, ये टेराकोटा के जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हमारा प्राप्त हुआ था बनावली से, क्योंकि यहीं पे बनाया गया था, बी नंबर, ठीक ना। हम लोग ऐसे याद किए हैं कि जो भी हल जो बनाया गया था टेराकोटा का मूर्ति का मिट्टी का हल, तो बनावली बनाया गया था, बनावली से, ठीक। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले? समझ, ए कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदाड़ो, डी लोथल। तो अब जानते हैं कि इसका जो जोते हुए खेत का जो निशान मिला है वो कहाँ मिला है? कालीबंगा में। कहाँ मिला? कालीबंगा में, ठीक। देखिए, कालीबंगा, काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब होता है चूड़ी, तो ये क्या हो जाता है हमारा कालीबंगा, इससे नाम पड़ा। और आपको दोनों याद करना आसान है कि हल कहाँ से बना था? टेराकोटा से, बनावली में बनाए। और कालीबंगा मतलब काली मिट्टी में, याद करने के लिए काली मिट्टी में इसकी उसी मिट्टी वाले हल से इसका जुताई की। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, और डी वी ए स्मिथ। तो अब जानते हैं कि इसमें से ये लोग तीन ऊपर के तीनों थे, और डी नंबर का वी ए स्मिथ नहीं थे, ठीक ना। वी ए स्मिथ इसमें नहीं थे। चलिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो आप हमें बताइए कि हड़प्पा में के जो मिट्टी का बर्तन को कभी कभी मृद भांड भी लिखा हो तो समझिएगा मिट्टी का बर्तन बोला जा रहा है। तो इसीलिए तो जब मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था तो उसमें किस कलर का उपयोग करके उसको रंग बिरंगा बनाया जाता था? तो आपको बता दें, ये लाल कलर का, रेड कलर का प्रयोग किया जाता था। और इसके साथ एक ब्लैक का भी प्रयोग होता है। अगर रेड ना होता ना तो ब्लैक कलर का भी यूज किया जाता था। रेड एंड ब्लैक, ये दो कलर का हड़प्पा के समय में यूज किया गया है, ठीक। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा? ये 6 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 9 वर्ष। तो आपको पता है कि ये खड़गपुर अध्ययन, आपको बता देता हूँ कि अभी नया लेटेस्ट आया हुआ है, एक मेघालय युग कह के एक रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट आया है मेघालय एज करके, जिसमें यह कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके पीछे का कारण है 200 वर्षों का 200 वर्ष बारिश नहीं होने का, सूखा पड़ने के कारण लोग यहाँ से चले गए, ठीक ना। तो ये कारण बताया जा रहा है अभी, लेकिन उस समय इन लोगों ने, खड़गपुर वाले लोग 700 बताए थे कि 700 वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण हुआ था, लेकिन ये गलत है। 200 वर्षों के का बारिश ना होने के कारण उस क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण ये लेटेस्ट न्यूज है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? जब वैदिक काल के समय में,
तो ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी चंपा, डी वैशाली। ठीक, तो आपको ये पता ना कि अब इस तो सिंपल क्वेश्चन है, जो बिहार के लोग हैं, इन लोग और जनरली सभी लोग को ही पता है, जब 16 महाजनपद वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें तो राजगृह, ये तो इजी क्वेश्चन में से आते हैं। देखिए 69 में फिर एक इजी क्वेश्चन पूछा था। राजगृह एक ऐसा जो है वो हमारे मगध साम्राज्य का पहला कैपिटल भी रहा है, समझे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। तो आपको ये बताना है कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, तो निश्चित रूप से ये 9वां मंडल है। पता है कि सोम एक रस होता है जो वनों के जड़ी बूटी या फिर वो प्राप्त किया जाता है। इसका मेन ना सोम रस जो ये एक तरह का मदिरा ही है। इसका यूज ऋग्वेद के समय में जब बलि देना होता था या फिर त्योहार होता था, पूजा पाठ करना होता था, तो उस समय क्या होता था ना कि लोग सेवन करते थे सोमरस, उसके बाद लोग नृत्य करते थे और फिर उस समय त्योहारों में शामिल होते थे, तो यज्ञ वगैरह में, तो इसी में सोम का यूज होता था। ठीक है ना, लोग प्रयोग करते थे मदिरा के रूप में। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ए इंद्र उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, या डी सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। तो आपको पता है कि नाम ही है 9वां मंडल, अभी पिछला ही क्वेश्चन में बताया हूँ। तो ये तो हमारा किससे संबंधित है? सोम से ना, ये हमारा सोम और इसमें पेय पर नामाकृत देवता। ठीक, चलिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। तो पता ही है कि जो ये हमारा गायत्री मंत्र है ये हमारा कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक ना, ऋग्वेद का कौन सा मंडल में है? 3रा मंडल में, 3rd है ना मंडल में। ठीक, याद रखिए। अब ये बताइए कि इसके जो रचना गायत्री मंत्र का कौन से ऋषि मुनि किए थे? आप इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये अच्छा कभी हो सकता पूछा जाए कि कौन सा मंडल में है, लेकिन इनकी रचना कौन की थी। अनार्यों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि मुनि ने की थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ए ऋग्वेदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। तो आपको पता है ना कि अछूत बोला गया। शूद्र का तो उत्पत्ति जो 4 वर्ण है, जैसे कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशूद्र, ये तो ऋग्वेद में आ गए थे, समझे। यहाँ पे जन्म हुआ था शूद्र का, लेकिन यहाँ से इसमें 4 का हुआ था, लेकिन यहाँ पे अछूत नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में लोग काम करते थे, लेकिन अछूत वाला काम नहीं हुआ था। उत्तर गुप्ता काल से पहले ही आते हैं वो धर्मशास्त्र के समय, तो ये धर्मशास्त्र के समय में ही अछूतों का ये स्टार्ट हुआ था, तब ये याद रखिएगा। ठीक ना, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ए 9000 वर्ष पूर्व, बी 12000 वर्ष पूर्व, सी 6000 वर्ष पूर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हर टाइम, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि जब भी उत्तर वैदिक काल में, कब? उत्तर वैदिक काल में हम लोग को क्या मिला है? ये लोहे का प्रयोग हुआ था। ठीक ना, लोहे का प्रयोग। ठीक, अब उत्तर वैदिक काल कब कब माना जाता है? हम लोग निश्चित रूप से पढ़े हैं कि ये 1000 BC से लेके 600 BC तक। ठीक ना, अब जब यहाँ तक होता है तो अगर अभी हम लोग का 2024 चल रहा है, तो 2000 और इधर एक, मतलब 3000 वर्ष पूर्व यही होगा आंसर। ठीक ना, अगर जब भी हो तो 3000 वर्ष पूर्व, जबकि यहाँ आंसर नहीं है, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लोगों का प्राप्ति हुई तो लोगों का जो वैदिक काल के लोग हैं उनका फैलाव विस्तार होना शुरू किया, और ये बिहार तक फैलते गए, अपना विस्तार करते चले गए, जंगलों को काटते हुए। ठीक, देखिए 24 नंबर,
बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ये वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बी, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। डी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बोगज कोई जो है ना, बोगज कोई एक अभिलेख है। यह अभिलेख हमारे ईरान के क्षेत्र में पाया गया था। इससे यह पता चलता था, इसके आधार पर लोग कहते हैं कि जो भारत का आर्य और ईरानी आर्य एक समय में दोनों एक स्थान में थे। दोनों समझिए भाई थे, एक ईरान में बस गया और एक इंडिया में आके, इसीलिए इसको इंडियन आर्यन कहते हैं और वहाँ के ईरानी आर्यन। तो इस तरह के इसे माना जाता, तभी कहा जाता है कि सब आए थे मध्य एशिया से। लेकिन आज के रिपोर्ट के अनुसार और एनसीईआरटी ने भी ये माना कि नहीं, जो हमारे आर्यन है वो मूल्यतः हड़प्पा सभ्यता से विस्थापित लोगों का ही समूह है। ठीक ना। तो ये बात को अब एनसीईआरटी में भी लिखा जा रहा है और ये इसी को ही हम लोग इतिहास अब माना जा रहा है, इतिहास के रूप में। चलिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए, गंगा, बी, ब्रह्मपुत्र, सी, कावेरी और डी, परुष्णी। तो देखिए, आपको ये बताना है कहाँ से, और ये हुआ था किस काल में? वैदिक युग में। ठीक ना, ऋग वैदिक युग में हुआ था ये युद्ध, समझे। तो ये युद्ध जो लड़ा गया था वो किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो आपको बता दूं, परुष्णी नदी किनारे। आप कमेंट्स करके बताइए कि परुष्णी नदी का अभी वर्तमान में क्या नाम है। यह उन्हीं 5 नदियों का है, सिंधु का जो 5 सहायक नदी उसमें से एक नदी का नाम परुष्णी है। ठीक ना। तो ये आप ये बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से कि इनका क्या नाम है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए, कुंडग्राम में, बी, पाटलिपुत्र में, सी, लुम्बिनी में और डी, वैशाली में। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो मतलब नॉर्मल है, मतलब एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज कहा जा सकता है। तो इनका जन्म सभी को पता है, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ते हैं? नेपाल में। तो आपको ये याद रखना है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक। 27 नंबर, बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ये भी एवरेज क्वेश्चन है। बोध गया में महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमधर स्वामी, पारसनाथ स्वामी। ठीक ना। तो ये नॉर्मल है, बिलो एवरेज कहा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? एक गौतम बुद्ध जी को वहाँ पे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर, ए, कुंडग्राम में, बी, पाटलिपुत्र में, सी, मगध में, डी, वैशाली में। तो आपको ये पता है कि ये तो ये भी बिलो एवरेज क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए, ये भी पता है महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक ना। ए, लुम्बिनी में, बी, सारनाथ में, डी, पाटलिपुत्र में और डी, वैशाली में। ठीक ना। तो देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को जब पहली बार महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे तो उस उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक ना। तो ये कहाँ पे किए थे? तो आप लोग भी सब जानते हैं कि फर्स्ट उपदेश गौतम बुद्ध जी कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक ना। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से मार सकते हैं, सारनाथ। दोनों सेम ही बात बोला गया। मैं इस तरह का क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ कि ये बतलाना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ने बीपीएससी का प्री को लेकर ज़्यादा फोबिया बना हुआ है, समझे, कि क्रैक होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप अगर पैटर्न देखिएगा तो बहुत ईजी है, कुछ ही टॉपिक पढ़ना है और तो सटीकता से पढ़नी है और जाके एग्जाम में बैठ जाना, आपका प्री निकल जाएगा, समझे। और मैं बहुत अच्छे से रणनीति बताने वाला हूँ आपको कि कैसे प्री निकालना है। ठीक। तो आप बने रहिए। चलिए, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? ए, राजगृह में, बी, मगध में, सी, पाटलिपुत्र में, डी, कश्मीर में। तो आपको ये बताना है कि अजातशत्रु के समय, जानते हैं, सबसे पहले 483 में, ठीक ना, 483 में ये प्रथम बौद्ध संगीत कराया गया था। 484 में वो मर गए थे, मतलब महापरिनिर्वाण हो गए थे गौतम बुद्ध जी। और ये जो कराया गया था बौद्ध संगीतिक तो वो कराया गया था कहाँ? राजगृह में।
ठीक ना, आप याद रखिएगा। और राजगृह में कराया गया था। ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए वसुमित्र, बी महाकश्यप, सी संघर्ष और डी पार्श्व। तो आपको पता है कि ये प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महाकश्यप। आपको 4 बौद्ध संगीति का आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ हुआ था, कौन राजा करवाए थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि यहाँ से इसका क्वेश्चन बीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछती है कि इसके कौन, तीसरे का कौन थे, पहले का कौन थे, दूसरे का कौन थे, चौथे का कौन थे। तो आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। देखिए फिर आया, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, राजगृह में हुआ था। तो ये सब तो इजी क्वेश्चन में आते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, समझे, कहाँ हुई थी संगीति? तो आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था कि ये कहाँ हुई थी, राजगृह में। ठीक। अजातशत्रु ने करवाए थे। कनिष्क शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अब कनिष्क, ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर और डी राजगीर। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो कनिष्क हैं वो कहाँ कराए थे बौद्ध सभा का आयोजन? तो ये कराए थे कश्मीर में, समझे। अब कश्मीर में कहाँ पे? कुंदन वन में। ठीक ना, कुंदन वन में। ठीक। अब जब कुंदन वन में जब कराए थे, कुंडल वन, तो वहाँ पे कराए थे। तो आपको ये बताना है कुछ समय उसकी अध्यक्षता कौन किए थे। ठीक। तो ये हमारा अरिकेमा बौद्ध संगीति था। अब ये सारे कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर गलत हुआ, सही हुआ, तब पर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। और आप बिलीव कीजिए कि आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएंगे कि आप आसानी से एग्ज़ाम को टैकल करिएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? बस वही सिंपल, अभी कश्मीर में बस कान को उलट के पकड़ लिया। पहले पूछा कि वो कनिष्क कहाँ कराए थे, किस शहर में। अब पूछा जा रहा है ये किसे कह, तो ये कहाँ, कनिष्क ने कराए थे। इसीलिए मैं बोला था इसका बौद्ध संगीति से क्वेश्चन बहुत अधिक बनाता है बीपीएससी ने। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में, ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। तो अब जानते हैं कि अशोक के समय में कहाँ कराया गया था? पाटलिपुत्र में। ठीक ना, पाटलिपुत्र के। अब बताइए, अशोक जो बौद्ध संगीति कराए थे, आयोजन करवाए थे, सभा कराए थे, उसका आयोजन का कौन सा नंबर का, पहला था कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? ठीक ना, आप इसको कमेंट्स में जवाब दीजिए। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो जानते हैं कि ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी पाटलिपुत्र। तो कहाँ पे बुलाई गई थी? तीसरा पाटलिपुत्र में। पहला कहाँ था? राजगीर में। ठीक ना, और तीसरा आप बताइए, चौथा भी कश्मीर में हुआ था। ठीक। अगर बोला जाए तीसरा, तो अब मैं बताता हूँ, ये वैशाली में हुआ था। ठीक ना। अब चारों राजाओं का नाम बताइएगा। तो अब चारों राजा जानते, अजातशत्रु हो गया, काला अशोक हो गया, और फिर उसके बाद ये आपका अशोक हो गए, और एक हमारे कनिष्क हो गए। तो अब चारों वंश का भी नाम बता सकते हैं। ये आप कमेंट्स कीजिएगा कि 4 वंश कौन कौन से हैं, इनके वंश का क्या नाम है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, और डी कपिलवस्तु में। तो अब जानते हैं कि इनका लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था। ठीक ना, जन्म हुआ था। बोधगया में इनको ज्ञान मिला था। कपिलवस्तु यहीं पे इनका जन्म का क्षेत्र था इनका। और ये जो कुशीनगर है, ये कुशीनगर में क्या था इनका, ये महापरिनिर्वाण हुआ। आपसे ये पूछा जाता है कुशीनगर किस स्टेट में पड़ता है? ठीक ना, और कौन सा क्षेत्र में ये आता है? ठीक ना, तो आप ये बताइएगा कि किस स्टेट में कुशीनगर पड़ता है। आपको बता दूं, ये बिहार में नहीं पड़ता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ठीक, तो त्रिपिटक, तो ये जैन, ए बी हिंदू, सी पारसी और डी बौद्ध। तो त्रिपिटक पूछा जा रहा है। जानते हैं त्रिपिटक में ना 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है। ठीक,
तो ये तीनों पिटक के बारे में ये बताना कि ये जो तीनों जो त्रिपिटक वो किस धर्म से संबंधित है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये हमारा बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है। कौन सा, त्रिपिटक। ठीक, चलिए, निम्नलिखित कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, हीनयान और महायान, सबसे पहले अगर दोनों में से पूछा जाएगा सबसे पुराना कौन सा, तो हीनयान, उसके बाद महायान बनता है। ठीक ना। तो हीनयान, महायान का जो जन्मदाता है किसके समय में हुआ है, एक कुषाण के समय, कनिष्क के समय में इसका उद्भव हुआ है। ठीक है ना। इन लोगों का कहना है कि इससे पहले वाले लोगों का कहना का हीनयान मतलब उसका यान बहुत खराब है। जिस पद्धति का प्रयोग करके उन लोगों ने आगे मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो पद्धति को इस समय तक, कुषाण कनिष्क के समय तक में इसको बोला गया कि ये गलत है, ये सही नहीं है। महायान बोलता है कि हमारे वाले पद्धति को अपनाओ तो आपको जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक ना, हमारा यान को लो, हमारा मार्ग को अपनाओ। इस तरह से इन लोगों का नाम पड़ा। ठीक ना। अब महायान जो है वो अब अलग तरीके से हीनयान से अलग हो गए। तो देखिए, इसमें ये अहिंसा पर जोर दे रहे थे, बिल्कुल दोनों क्या थे, अहिंसा पर जोर देते थे। भी जाति विहीन समाज, बिल्कुल इन लोग जाति कभी नहीं चाहते थे, जाति विहीन समाज है। सी देवी देवताओं के मूर्ति की पूजा करना और डी स्तूप की पूजा करना। इन लोग स्तूप का भी पूजा करते थे, दोनों आज भी करते हैं, लेकिन देवी देवताओं के मूर्ति की पूजा करना ये हीनयान नहीं करते थे। ठीक ना, यही दोनों में अंतर है। हीनयान सिर्फ उनके गौतम बुद्ध के वस्तुओं को, उसके साथ जुड़े हुए वस्तु को ही करते थे। यहाँ पे इन लोग हीनयान नहीं करते थे, सिर्फ इसे महायान लोग करते थे। अगर आपसे पूछा जाए देवी देवता का की मूर्ति का पूजा करने का प्रचलन कब से शुरू हुआ, गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में भगवान, तो हमारा कनिष्क के समय में कुछ उसी समय हुआ। ठीक ना। चलिए, तो याद रखिएगा, देवी देवताओं के मूर्ति का पूजा करने का काम किनका था, महायान का, हीनयान का नहीं। हीनयान उनके कपड़े का, उनका दांत का, इसी सब का, उनका उनसे जुड़े हुए वस्तुओं का ही उन लोग पूजा करते थे। बोध गया, उसमें से उन लोग एक शिक्षक मानते थे। हीनयान गौतम बुद्ध को शिक्षक मानते थे, वहीं महायान उनको भगवान मानते। ठीक। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है, तो देखिए, ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम और डी षष्टम। तो इसमें एक बार विवाद हो गया था, बीपीएससी ने एक बार चतुर्थ बोला था, फिर लास्ट में उनमें सुधार करके उन्होंने बताया कि कौन सा पीढ़ी का, ये पंचम पीढ़ी का। ठीक, कौन सी पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चीन यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, समझे। सुंग यून ने भारत की यात्रा की। ए 515 से 520, बी 525 से 529 और सी 545 से 552 ईस्वी और डी 592 से लेके 597। तो यहाँ पे अब देखिए, जनरली देखिएगा कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो इतना टफ पूछेंगे, मॉडरेट से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको हम टफ में, हार्ड क्वेश्चन में काउंट करते हैं। ठीक ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया और आपको लगा कि हमारे पास कम अटेम्प्ट किए हैं, और क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट किए तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको लगा कि हमारे से। लेकिन अगर बाय द वे इसको भी अटेम्प्ट करना है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जो बहुत टफ लगे, मतलब कि पढ़ने के बाद इसे पता चल जाता है कौन सा टफ क्वेश्चन, तो आप निश्चित रूप से ए अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक ना, ए के साथ जाइएगा। अगर आपको किसी भी तरह से सेलेक्ट करना है, तो आपको लगे कि हमको एक चूज करना ही है, तो आप ए को चूज कीजिएगा। आपका ये 60 से 70% सही होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। चलिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिए थे, और डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो अब जानते हैं कि गौतम बुद्ध को प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहाँ ये क्वेश्चन पीछे भी पूछ चुके हैं। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी हर्ष। अब जानते हैं कि ये जो इनके समय में राजा का किसने, अभी मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि इनको देवता के रूप में कौन किए थे, राजा कनिष्क ने। जब चौथे बौद्ध संगीति कराए थे, तो उसी समय महायान का गठन हुआ और इन लोगों ने मूर्ति बनाया और ये देवता के रूप में इनको स्थापित किए। वे शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए,
मतलब गौतम बुद्ध जब घर छोड़े, महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है गृह त्याग करना। उसके बाद किनके पास गए थे अपना ज्ञान लेने के लिए? पहला ये कौंडिन्य एवं कालदेवल, बी आनंद एवं अश्वघोष, सी अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, फिर डी सारिपुत्र एवं नागसेन। तो हम लोग को सबको पता है कि उनको जब घर त्याग किए थे तो उन्होंने अलार कलाम के पास वो गए थे सबसे पहले। तो इसीलिए पूछा भी जाता है कभी कभी कि सबसे पहली शिक्षा गौतम बुद्ध को किसने दिए थे? तो अलार कलाम। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद रुद्रक रामपुत्र के पास भी गए, 2 जगह से एक किए थे। 47 नंबर, भारतीय कला में चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चैत्य और विहार, ठीक ना, विहार। ए आजीवक संप्रदाय, बी वैष्णव संप्रदाय, सी बौद्ध धर्म और डी शैव संप्रदाय। समझे? तो अब जानते हैं चैत्य और विहार का, ये दोनों जो है ना एक निर्माण स्थापत्य है। ठीक ना। चैत्य और विहार क्या कहते हैं? ये दोनों स्थापत्य है। ठीक, चैत्य और विहार। देखो जो चैत्य है वो समझिए बौद्ध धर्म का मंदिर है। ठीक ना। और ये जो है विहार है वो समझिए जहाँ पे लोग सभा करते हैं, मंदिरों जहाँ पे लोग रहते हैं, समझे, रहते हैं बौद्ध भिक्षु लोग, तो उसको विहार कहते हैं जहाँ पे रहेंगे। और चैत्य मतलब उनका मंदिर। ठीक ना। तो इस तरह से चैत्य विहार ये किसके लिए है? ये बौद्ध धर्म में ये चैत्य विहार का बहुत अधिक प्रयोग होता था। जैसे जहाँ पे मंदिर बनाया जाता था वहाँ पे विहार भी बनाया जाता था कि अगर भिक्षु लोग आएंगे तो उन लोग वहाँ पे रहेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो आप जानते हैं कि अहिंसा दोनों हिंसा के खिलाफ थे। फिर वेदों के प्रति उदासीनता, इन लोग वेदों के प्रति न्यूट्रल रहे, किसी प्रकार का किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं किया, नहीं कमेंट्स किए। आत्मदमन, रीति रिवाज की अस्वीकृति मतलब परंपरा कर्म कांड आदि को इन्होंने क्या किए थे? उन लोग दोनों ने किए थे कि कर्म कांड वगैरह फालतू है, आप अपने से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक ना। तो इस तरह का ये सही है, ये सही है, और ये अहिंसा तो अभी पता है ये सही है, लेकिन ये नहीं सही है आत्मदमन। पता है आत्मदमन जैन धर्म में आत्मदमन है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मदमन नहीं है, मध्यम मार्ग है। ठीक ना। मध्यम मार्ग अपनाया गया। ठीक ना। कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू में अति करने के बाद गौतम बुद्ध जी का लगभग मृत्यु की स्थिति में पहुंच गए थे। जब सुजाता उन्हें खीर खिलाने के बाद फिर से पुनः जीवित हो गए, उसके बाद से उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया कि अगर शरीर रहा तो हम आगे तपस्या कर सकते हैं, अगर शरीर ही नहीं रहा तो फिर हम क्या तपस्या करेंगे। तो वहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाए थे। इसीलिए आत्मदमन बौद्ध धर्म में नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। किसका? ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी वैष्णव धर्म का, डी तंत्र का। तो आप मुझे बताइए किससे नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो आपको ये पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को कौन से राजा ने बनवाया था? इसका राजा का नाम बताइए। चलिए राजा तो बता देते हैं, कुमारगुप्त। आप हमें एक बात बता दीजिए, राजा कुमारगुप्त है गुप्ता वंश का, ठीक ना, गुप्ता डायनेस्टी का। तो आप मुझे बताइए कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस बौद्ध धर्म का किस शाखा का? जैसे एक है महायान, हीनयान, तंत्रयान और वज्रयान। तो आपको ये बताना है कि कौन सा है। आप इसे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अगर सही हुआ तो भी हम आपको रिप्लाई देंगे और गलत हुआ तो मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ए गंधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली और डी गुप्ता शैली। तो देखिए इसमें से आप हमें बताइए कि प्राचीनतम बोला जा रहा है कि पहला बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनी थी या प्राचीनतम कहाँ थी। तो देखिए गंधार में नहीं बनी थी, ठीक ना। ये सबसे प्राचीनतम मिला है मथुरा शैली से, ठीक ना।
मथुरा में बनाई गई प्रतिमा। गंधार शैली को अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की सबसे अधिक प्रतिमा कहाँ से बनी है, तो आप गंधार शैली मारिएगा, समझे। लेकिन यह पूछा गया प्राचीनतम प्रतिमा, तो ये मथुरा शैली। आपको बता दो गंधार शैली में सिर्फ एक ब्रह्मा का और गणेश की प्रतिमा पाई गई, नहीं तो बाकी सभी टोटल गौतम बुद्ध की वहाँ पे प्रतिमा बनी है, मूर्तियाँ कहाँ पे, गंधार शैली में। जबकि मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा में बौद्ध का तो बना ही है, लेकिन उस समय हिंदुओं का भी और जैनिज्म का भी, ये दोनों का भी प्रतिमा मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती है। इसीलिए मथुरा शैली में तीनों की प्रतिमा मिलती है, चाहे आप वहाँ पे बलराम हो, शिव भगवान हो, या फिर सीता माता हो, पार्वती हो, दुर्गा हो, सबकी मिलती प्रतिमा। और जैन धर्म के भी तीर्थंकरों का मिलता है, लेकिन गंधार शैली में सिर्फ बौद्ध धर्म का मिलता है, अगर अपवाद स्वरूप एक दो मूर्तियों को छोड़ दिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 54 नंबर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, कौन थे? ए जामिल, बी योशुद, सी विपिन, डी प्रभास। तो अब जानते हैं कि महावीर जो थे, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य बने थे, उन्हीं का दामाद बने थे, समझे। तो उनका क्या नाम था? जमाली, ठीक ना, जमाली उनके नाम थे, ठीक। तो जमाली कौन थे? भगवान महावीर जी का दामाद थे, ठीक ना। अपनी बेटी का, अपनी पुत्री का शादी जमाली से ही किए थे, कराए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन, ये तो सभी को पता है। ये अगर इसको बोला जाए बिलो एवरेज तो कहना गलत नहीं होगा। तो ए मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी और डी जलान फोर्ट, ठीक ना। तो आप सब जानते हैं कि इनका कहाँ हुआ था, पावापुरी में, ठीक। ये बहुत सारे क्वेश्चन इजी रहते हैं। फिर 53 नंबर क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई है? ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। इनके भी मृत्यु का एवरेजी क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि सभी बच्चों को मालूम रहता है। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो मोक्ष की प्राप्ति या मृत्यु कुछ भी लिखे तो एक ही बात है, पावापुरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीवकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने और डी तंत्रिकों ने। तो जानते हैं कि जो बराबर की गुफा, आपको भी पता है कि ये कहाँ है, गया में है, ठीक ना। बराबर की गुफा, बराबर की गुफा कहाँ है? गया में, ठीक। अब गया में तो इसे किसने बनाया था, आप बताइए। तो आप जानते हैं कि गया में किसने बनाए थे? एगो राजा सम्राट अशोक और उनके जो पुत्र थे, क्या, दशरथ, उनके पोता दशरथ, ये दोनों ने मिल के बनाए थे। किसके लिए बना दिए थे? ये आजीविकों के लिए, ठीक ना। और इसके आजीविकों के लिए, किनके लिए? आजीविकों के जो विक्षु हैं उनको रहने के लिए, वहाँ अधिवास के लिए पत्थरों को काट के बनाया गया पहला कैब है इंडिया का। कि अगर किसी भी तरह से अगर कहीं पे भी पत्थर को काट के प्राकृतिक बना हुआ तो मिलेगा भीमबेटका वगैरह में, लेकिन अगर आर्टिफिशियली का पत्थरों को काट के अगर पहला कोई गुफा बनाया गया था इंडिया में तो बराबर की गुफा है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व और डी 14 उपपूर्व। तो आपको पता है कि इनका करीब 42 या 43 ग्रंथ हैं, ठीक ना। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 42-43 ग्रंथ है। तो उसमें से सबसे पुराना अगर ग्रंथ का बात होता है ना, तो उसको कहा जाता है 14 पूर्व। ये जानते हैं नंद वंश का जो था, नंद वंश के समय में ये लिखा गया था, नंद वंश के काल में। उस समय अंतिम राजा धनानंद के समय में 14 पूर्व पुस्तक की रचना हुई थी। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक आस्था और सटीक क्रिया, मतलब सम्यक एक्शन, चरित्र, ठीक ना। तो ये किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने पढ़े थे त्रिपिटक, अब त्रिरत्न आ गया ना। तो 21 धर्म से ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी ईसाई धर्म। तो आपको पता है कि जो त्रिरत्न का बात करता है ना, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगर त्रिपिटक पूछेगा तो बौद्ध धर्म से, त्रिरत्न पूछेगा तो जैन धर्म से। देखिए 66 का 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अभी पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। आपको भी पता है कि ये आत्मदमन वाला, ये वो बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग है, ठीक।
फिर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? ए आनंद, बी राहुलोभद्र, सी मखली घोषाल और डी उपाली। तो आपको पता आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का जानते हैं? आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मखली घोषाल। क्या नाम है? मखली घोषाल, ठीक ना। ये जो मखली घोषाल थे ना, वो जैन धर्म के महावीर के अनुयायी थे। इनके बाद इन्हें वहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न करने से उन्हें संतुष्टि ना मिलने के कारण उन्होंने एक अलग ही संप्रदाय का स्थापना कर दिए थे, जिसका नाम क्या रखें? आजीवक संप्रदाय, ठीक ना। तो याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय। ठीक है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए वसुमित्र, बी स्थिरमती, सी स्थूलभद्र और डी सुधर्मन। समझे? सुधर्मन। तो आपको ये पता है कि ये और आप तो इसमें इस समय जो पहला प्रथम जैन संगीति हुई थी ना, पाटलिपुत्र तो पटना को ही कहते हैं। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सभी जानते हैं मैक्सिमम लोग कि ये स्थूलभद्र थे, समझे। और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी पटना में। लेकिन आप बताइए, ये जब 300 BC के आसपास हुआ था, क्या ये प्रथम जैन संगीति, तो द्वितीय सेकंड जैन संगीति भी हुआ। एक कब हुआ था? 520 AD के पास। तो इस समय कहाँ पे हुआ था? आप कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक ना। ये चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये गुजरात में हुआ था। अब गुजरात का स्थान को आप बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, गुजरात में कौन से स्थान पे हुआ था। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी खारवेल और डी हुविस्क। तो आपको ये पता कि एक ऐसे राजा है, उनके खारवेल राजा है। कौन? सी नंबर खारवेल राजा। वो कहाँ के राजा थे? उड़ीसा के राजा थे, ठीक ना। उड़ीसा के राजा थे, समझे। और इन्होंने वहाँ पे उनकी एक गुफा है, हाथी गुफा, वहाँ से इनके बारे में पता चलता है कि जो खारवेल राजा है वो जैन धर्म का अनुयायी थे, ठीक ना। तो ये पूछा जा सकता है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, मतलब कि वो कौन सा स्थान है? ए कुंडग्राम, बी वैशाली, सी गया और डी जिरिम्बिक ग्राम, समझे। तो आप बताइए इनमें से। तो ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन ही है। तो सभी को पता है कि ये यहाँ पे डी में ही, मतलब कि जिरिम्बिक ग्राम में ही उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप बताइए कि कौन सा पेड़ के नीचे हुई थी? जबकि गौतम बुद्ध का हम लोग जानते हैं कि पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो ये हमारे केवल ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी महावीर का, तो किस पेड़ के नीचे हुए थे। चलिए इस तरह से आज का ये क्लास यहीं टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं 100 क्वेश्चन से अधिक लेकर आऊँगा और जल्दी से कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फिर हिस्ट्री के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह सभी का कंप्लीट करने वाला हूँ, एक एक करके सीरीज लाने वाला हूँ। आप इसमें जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। किसी तरह की भी बात हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपको कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।